नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड। सफलतापूर्वक नवे वर्ष में प्रवेश करने पर सभी सम्मानित खाता धारकों एवं कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार प्रकट करता है। निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेज नर्सरी टू 11। IIT और नीट की तैयारी और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलानाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ के शहर कोतवाली क्षेत्र के लालडिग्गी बांध पर बड़ा गणेश मंदिर के सामने बुधवार को दिन में बोलेरो वाहन के अनियंत्रित होकर विद्युत पोल से टकराने के बाद एक वॉशिंग सेंटर में घुस जाने से अफरा तफरी मच गई। राहत की बात थी, मौके पर ज्यादा भीड़ नहीं थी और जो लोग थे किसी तरह बचने में सफल रहे। हालांकि घटना में दुकान को काफी नुकसान होने की बात दुकानदार ने कही। आरोप है कि आजमगढ़ नगर के मातबरगंज वार्ड में रहने वाले सपा के आजमगढ़ जनपद के निजामाबाद क्षेत्र से विधायक आलम बदी के बोलेरो वाहन चालक ने घटनास्थल से कुछ दूर पर अपने एक साथी के साथ शराब का सेवन किया और फिर वाहन को जैसे ही चलाया, वाहन उसके कंट्रोल से बाहर हो गया। वाहन विद्युत पोल गुमती को चपेट में लेते हुए वॉशिंग सेंटर में घुस गया। वॉशिंग सेंटर के मालिक व कर्मी ने हजारों रुपए के नुकसान की बात कही है। घटना ये घटी, आलम बदी विधायक है निजामाबाद के, उनके दो, एक ड्राइवर था, उनके साथ एक लड़का था। दोनों लोग सीधे तुरंत थे, कम से कम भैया 8 लोग की जान बची है। हम तो सीधे पुणे भाग गए। इतनी तेज स्पीड गाड़ी थी कि जो आता उसके चक्कर में सब चला जाता है। अच्छा, कितने लोग उस गाड़ी में सवार थे? 2 लोग थे। कौन कौन था? एक आलम बदी के ड्राइवर थे, एक उनके साथ एक लड़का था। अच्छा, ड्राइवर के साथ लड़का था। तो गाड़ी कहाँ से आ रही थी? गाड़ी बरागेश मंदिर सब घुमा रहे थे, नशे में सब टूटे, उसको सब पता नहीं चला। इसे एकदम चापते हुए सब आए, जो आते उससे लपेटना सब उसको ले दिखते ऊपर। लगभग कितने लोग घायल होते? अगर घायल होते तो 10 लोग से ज्यादा जान जाती। घायल की बात छोड़िए, अब जान जाती। अभी कोई घायल हुआ है? अभी कोई घायल नहीं हुआ, सब साइड भाग गए तुरंत। और यहाँ आपका कुछ कितना मेरा नुकसान हो गया? कम से कम 50,000 रुपये। 50,000 रुपये। मौके पर पुलिस आई है? मौके पे पुलिस आई है, छानबीन कर रही है। अच्छा, दुकान का क्या क्या नुकसान हुआ आपका? टीना गायब हो गया, खंबा मेरा गायब हो गया, कुर्सी टूट गई सब। चांद है जेरे बहस, जी हाँ, और उसी तर्ज पर आपको हम बता दें कि चांद पर भी उतने गड्ढे नहीं होंगे जितनी इस सड़क पर हैं। पानी की तो बात ही छोड़िए, और यह सड़क है हीरापट्टी क्षेत्र की, जो प्रतिष्ठित विद्यालय केंद्रीय विद्यालय की ओर जाती है। वास्तव में हकीकत यही है कि इस सड़क को सड़क कहना सड़क शब्द का अपमान होगा। बहरहाल सड़क के अवशेष शेष है, इसीलिए इसे सड़क ही कहते हुए हम आपको बता दें कि अभी यह सड़क मात्र कुछ साल भर पुरानी बनाई गई है और फिलहाल किसी विधवा के रूप में विलाप करती हुई नजर आ रही है। इस सड़क की हालात यह तब है जब इसके महत्व को केवल इसी बात से समझा जा सकता है कि हमारे जनपद में केंद्रीय विद्यालय है, और विडंबना यह है कि उस केंद्रीय विद्यालय तक पहुंचाने वाली यह सड़क है। यह महत्वपूर्ण विद्यालय डीएम के अधीन है और फिर भी जिम्मेदारों में कोई खौफ नहीं, वे मौन है। जैसा कि आप जानते ही है कि जिला मुख्यालय से मात्र 5-6 किलोमीटर दूर हीरापट्टी में केंद्रीय विद्यालय के समीप की सड़क पर इस वक्त चलना मुश्किल हो गया है। भारी आवाजाही से सड़क पूरी तरह से खराब हो चुकी है। शिकायतों के बाद भी इसमें आज तक सुधार नहीं हुआ। आपको याद होगा कि कुछ वर्ष पूर्व यहाँ जनपदवासियों ने बहेया के पौधे लगाकर अनूठे अंदाज में अपना विरोध जताते हुए सड़क निर्माण की मांग की थी, जो बेअसर रही। कुंभकर्णी निद्रा से जिम्मेदार जाग नहीं सके। पिछले काफी दिनों से रोड पूरी तरह से गड्ढों में तब्दील है। इस पर पैदल चलना तो दूर, हल्के वाहन भी नहीं निकल पा रहे हैं। स्थानीय लोगों के साथ विद्यालय के बच्चों ने मार्ग के सुधार को लेकर गुहार लगाई है। वह रोजाना विकास के बहाव में बहने से खुद को किसी तरह बचा रहे हैं।
शासन प्रशासन की उनके मन में क्या छवि बन रही होगी, ये भी सोचने वाली बात है। आप मैं अपने केंद्रीय विद्यालय में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, उनको छोड़ने के लिए कितने आता हूं। बच्चे पढ़ते हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। क्या स्थिति है इस रोड की? इस रोड की आए दिन देखते हैं, बरसात में पानी लगा हुआ रहता है और जाम भी लग जाता है। बच्चों को लेके आने में मुश्किल होती है, गाड़ी फिसल जाती है, कभी कभी बच्चों को लेके मैं गिर भी जाता हूँ। मतलब कितने दिनों से है ये तो परमानेंट हम देख रहे हैं, जब से हम यहाँ विद्यालय में एडमिशन करा तब से देख रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय मतलब रोड है ये? जी, केंद्रीय विद्यालय हीरापट्टी का रोड ही है। यहाँ पे VIP कॉलोनी है, VIP लोग बसे हुए हैं। उसके बाद भी यहाँ के रोड की स्थिति ये है। क्या कहना चाहते हैं, मतलब कैसे इस मैं यही चाहता हूँ प्रशासन और सत्ताधारियों लोगों से, नेताओं से, कि इस रोड की मरम्मत और यहाँ के जल जमाव की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए और आने जाने की व्यवस्था सही की जाए। जिससे भविष्य में बच्चों के साथ या उनके गार्जियन के साथ कोई अप्रिय घटना न हो। रोड की स्थिति यह है कि अगर ज़रा सा भी बारिश हुई कि इतना जल जमा हो जाता है कि लोगों का आना दुर्लभ है। और प्रत्यक्ष रूप से आप देख भी सकते हैं। तो ये समस्या आप लोगों ने बताया नहीं, ये मतलब जो है बताने से क्या, मतलब लोग से यही कहा जाता है कि ये केंद्रीय विद्यालय का रोड है। भाई ग्रामीण क्षेत्र के हम लोग कोई प्रशासनिक कार्य के बारे में हम लोग तो विधिवत रूप से जानते नहीं हैं, हाँ? कि यह किस कोटे से द्वारा बनेगा या केंद्रीय विद्यालय इसका जिम्मेदार बन रहा है। मगर यहाँ 3 तरह के गांव के लोग हैं, हरिहरपुर है, सुलेमपुर है, हीरापट्टी है। तीनों गांव के लोग यहाँ आवागमन है। और ज़रा सा भी पानी लगने पे और बारिश हो जाने पे ये पूरा यहाँ जल जमा होता है। केंद्रीय विद्यालय के चेयरमैन जो है जी, DM है जी, इसकी शिकायत आप लोगों ने DM से नहीं कहा? वही तो कहा कि वैसे तो हम लोग को नहीं पता कि DM साहब पता गेट के सामने ही है, तो DM साहब प्रिंसिपल साहब को तो दिखना चाहिए कि नहीं हमारे बच्चे कैसे आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। यहाँ से मोड़ तक 1 किलोमीटर है और बच्चों एक मोड़ से ही परेशान रहते हैं स्कूल के टाइम से। तो प्रिंसिपल को भी तो दिखना चाहिए कि नहीं हमारे बच्चे किस तरह आ रहे हैं, उनकी भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। बच्चे गिर भी जाते हैं? अरे बच्चे गिर नहीं जाते हैं, उनका पैर भी घुटना फूट जाता है, बच्चे का कपड़ा पर डे ख़राब होता है। गार्जियन इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि पर डे जाते हैं उनका कपड़ा धुलना पड़ता है। एकदम पानी से भरा हुआ है, हम लोग को आने जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। हमारे जूते में पानी भर जाते हैं, इसलिए हम लोग पापा के साथ आ रहे हैं, बाइक से आना पड़ रहा है। गिर भी जाते होंगे बच्चे? हाँ, बच्चे गिर भी जाते हैं। ये समस्या कब होती है? जब बारिश का मौसम आता है, ये हर साल भी समस्या हमारे यहाँ। तो प्रिंसिपल वगैरह से नहीं करते हो आप? इसका तो जो है चेयरमैन जो है वो DM है। हाँ, बच्चे करते हैं शिकायत, पर ध्यान नहीं दिया जाता ज़्यादा यहाँ पे। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि ये रोड की फिर से मरम्मत जल्दी हो, क्योंकि ये पानी अब काफ़ी दिक्कत कर रहा है हम लोग को। संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश के सौजन्य से भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय लखनऊ द्वारा प्राइमरी स्कूल प्रांगण हरिहरपुर आजमगढ़ में 3 दिवसीय हरिहरपुर कजरी महोत्सव का आयोजन किया गया है। 26, 27 व 28 अगस्त को आयोजित कजरी महोत्सव का आयोजन भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय लखनऊ द्वारा हरिहरपुर घराना संगीत संस्थान आजमगढ़ के साथ MOU करके संयुक्त तत्वाधान में किया गया। इस आयोजन के लिए शासन ने 1 करोड़ की धन राशि स्वीकृत की थी। हरिहरपुर कजरी महोत्सव का शुभारंभ 26 अगस्त को DIG वैभव कृष्ण ने किया था। इस आयोजन में पहले दिन स्थानीय कलाकारों ने सरस्वती वंदना और कजरी गीत प्रस्तुत किया था। कार्यक्रम के दूसरे दिन यानी 27 अगस्त को देश के प्रसिद्ध गजल व भजन सम्राट अनूप जलोटा का कार्यक्रम आयोजित था। रात करीब 8 बजे उन्होंने कार्यक्रम की प्रस्तुति शुरू कर दी, लेकिन उन्हें सुनने वाले नाम मात्र लोग थे, सैकड़ों कुर्सियां खाली थी। देश के इतने बड़े कलाकार के कार्यक्रम में श्रोताओं के नहीं पहुंचने का एक बड़ा कारण यह रहा कि हरिहरपुर कजरी महोत्सव का प्रचार प्रसार नहीं किया गया, जिससे जिले के अधिकतर लोगों को जानकारी ही नहीं थी कि इस तरह का कोई कार्यक्रम हो रहा है और इसमें अनूप जलोटा जैसे प्रसिद्ध गायक आ रहे हैं। अनूप जलोटा जी काफी देर तक अपनी गायकी का जलवा बिखेरते रहे, लेकिन श्रोताओं की कमी के कारण से कार्यक्रम सफल नहीं हो पाया।
इसके बाद सोशल मीडिया पर हरिहरपुर कजरी महोत्सव को लेकर तरह तरह के कमेंट आने शुरू हो गए। सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ ही आम लोगों ने कजरी महोत्सव में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जांच कराए जाने की मांग की। गांधीगिरी टीम के सचिव विवेक पांडे का कहना है कि मुख्यमंत्री जी के लोकप्रिय गांव हरिहरपुर में हो रहे कजरी महोत्सव में नाम मात्र लोग कार्यक्रम देखने के लिए पहुंच रहे हैं। कजरी महोत्सव में अनूप जलोटा जैसे बड़े कलाकार को सुनने मात्र 50 लोग आए। यह कहीं न कहीं आयोजक मंडल से लेकर अधिकारियों पर प्रश्न चिन्ह है। उन्होंने मुख्यमंत्री से जांच कराए जाने की मांग की। कहा कि इसमें भ्रष्टाचार की आशंका है। कि अभी आजमगढ़ में एक कजरी महोत्सव हो रहा है हरिहरपुर घराने में, और 2 दिनों से आयोजन चल रहा है। आज इसका आखिरी दिन है। कल अनूप जलोटा जी आए, पिछले दिन जिस दिन कार्यक्रम शुरुआत हुआ उस दिन भी 20, 25, 50 लोग थे। और कल अनूप जलोटा जी के आने पर, इतने बड़े कलाकार के आने पर आजमगढ़ के हरिहरपुर घराने, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी का लोकप्रिय गांव रहा है, उस गांव में अगर इस तरीके का आयोजन हो रहा है और कजरी महोत्सव हो रहा है, और कजरी महोत्सव में अनूप जलोटा जैसा बड़ा कलाकार आके बैठा हुआ है, तो 50 लोगों का देखना कहीं ना कहीं आयोजक मंडल से लगाकर अधिकारियों पर प्रश्न चिन्ह है मेरा। मैं चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें जांच हो। इसमें भ्रष्टाचार की बू भी आ रही है। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पहलुओं पर यह नज़र आ रहा है कि निश्चित तौर पर आजमगढ़ का एक ऐसा गाँव जहाँ जो मुख्यमंत्री जी का बड़ा प्रिय है, माननीय अमित शाह जी आए, इतने बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर मैं गांधीगिरी टीम, मैं विवेक पांडे, मैं चाहता हूं, मैं निवेदन करता हूं कि इसकी जांच हो। निश्चित तौर पर इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। बुधवार को विधानसभा अत्रौलिया के निरीक्षण भवन पहुंचे पंचायती राज मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ बोर्ड मंत्री एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी ओम प्रकाश राजभर ने कार्यकर्ताओं के साथ पंचायत चुनाव को लेकर दिशा निर्देश दिया। मीडिया से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि आगामी पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर हम लोग पूरे प्रदेश में कार्य कर रहे हैं। लोगों को गांव में भेजना और तरीका सिखाना। कोई नेता चुनाव लड़ रहा है तो उसे तरीका सीखना, ताकि अभी से जाते रहेंगे तो लोगों में आपसी भाईचारा बनेगा, लोग साथ जुड़ेंगे। समय आने पर बहुत से वोटर यह कहते हैं कि आज क्यों आए हो, पहले आना चाहिए था। इसलिए अभी से लोगों को ट्रेनिंग देकर भेजने का कार्य किया जा रहा है। इसलिए पहले से चुनाव की तैयारी चल रही है। योगी जी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर बोले कि ब्रह्मा जी ने भी कहा था कि संघे शक्ति कलयुगे। मुख्यमंत्री जी का साफ साफ कहना है कि हम लोग मिलकर संगठित रहेंगे। आज पूरे प्रदेश में 7.5 साल में कोई भी दंगा नहीं हुआ, यह संगठित होने का प्रमाण है। कहीं भी कोई दंगा हो रहा था तो संविधान के दायरे में त्वरित कार्रवाई हो रही है। कड़े से कड़े कानून लाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए के साथ हम चुनाव लड़ेंगे, हमको सीट नहीं चाहिए, जो लड़ेगा उसको हम जीत दिलाएंगे। अधिकारी कर्मचारी के मनमाने रवैया पर उन्होंने कहा कि कैसे किसी की नहीं सुनते हैं अधिकारी, वह हमसे मिले कैसे नहीं सुनेंगे, हम सुनाते हैं और वह सुनते हैं। 10 विधानसभा के उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन के सभी साथी बूथ स्तर से लेकर सेक्टर स्तर तक संगठन को हम लोग सही कर लिए हैं और हम लोग भी यही इंतजार कर रहे हैं कि जल्द ही चुनाव की घोषणा हो और लोगों के दिल में जो संशय बना हुआ है वह संशय समाप्त हो जाए। जातिगत जनगणना पर उन्होंने कहा कि मैं तो 22 सालों से जातिगत जनगणना की बात कर रहा हूं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। कांग्रेस सत्ता में रहने के बाद भी जातिगत जनगणना की बात कभी नहीं कही। 4 बार सपा सरकार ने भी जातिगत जनगणना नहीं करा पाई। इससे बेहतर तो बिहार में नीतीश कुमार की सरकार थी, जिन्होंने किसी तरह से जातिगत जनगणना करवाई। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जो काम कांग्रेस सपा बसपा नहीं करा पाई है, वह कार्य मोदी जी ने किया, चाहे वह महिलाओं को आरक्षण की बात हो या धारा 370 हो। जातिगत जनगणना भी मोदी जी कराएंगे। पार्टी विस्तार के सवाल पर उन्होंने कहा कि बिहार के 36 जिलों में पूरी तैयारी है, संगठन तैयार हो गया है। महाराष्ट्र के मुंबई में 22 सीटें हैं।
जहां पर उत्तर भारतीय 48 से लेकर 50% अकेले हैं। उन 22 सीटों पर हम चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। एनडीए गठबंधन में सीट मिलेगी तो साथ लड़ेंगे, नहीं तो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। देखिए, आगामी जिला पंचायत सदस्य के चुनाव या यूं कह लीजिए पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर हम लोग पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं कि आने वाले जो अभी उनको गांव में भेजना, जो नेता चुनाव लड़ रहा है उनको तौर तरीका सिखाना, ताकि अभी से लोग जाते रहेंगे तो लोगों में आपस में भाईचारा बनेगा, लोग साथ जुटेंगे। टाइम आने पर एकाएक मैदान में जाने पर बहुत से वोटर ये कहते हैं कि भाई आज क्यों आए हो, पहले आना चाहिए था। तो इस नाते हम लोग अभी से ही लोगों को ट्रेनिंग देके वहाँ भेजने का काम कर रहे हैं। योगी जी का बयान है कि बटेंगे तो कटेंगे, इस पे आपकी क्या सहमति है? ब्रह्मा जी ने भी कहा है कि संघे शक्ति कलयुगे। योगी जी का, मुख्यमंत्री जी का साफ साफ कहना है कि हम सब लोग संगठित रहेंगे, सरकार चल रही है। आप बताओ कि दंगा 7.5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। आज हम संगठित होने की ही देन है ना कि हम दंगा नहीं होने पा रहा है। आज कर्फ्यू नहीं लग रहे हैं। आज कहीं भी अगर जुल्म जाति अत्याचार हो रहा है तो संविधान के दायरे में त्वरित कार्रवाई हो रही है, उसमें जांच हो रही है, दोषी पाए जाने पर उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, कड़े से कड़े कानून लाए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में एनडीए की हार भी हुई है, और क्या विधानसभा में सूर्यदेव पार्टी भी भाजपा के साथ चुनाव लड़ेगी? विधानसभा एनडीए के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। हमको सीट नहीं चाहिए, जो लड़ेगा उसको जितवाएंगे। लोकसभा में एनडीए को मिली हार के बाद अधिकारी कर्मचारी की कार्यशैली पर सवाल उठ रहा था, लेकिन चुनाव के बाद भी अधिकारी और कर्मचारी की कार्यशैली अभी सुधार नहीं हुआ है। इसमें आम जनता का काम नहीं हो पा रहा है, इसके लिए क्या कहेंगे? जिसका काम ना हो हमसे मिले, कैसे नहीं सुनेंगे? हम सुनाते हैं, सुनते हैं। 10 विधानसभा में उपचुनाव की जीत के लिए एनडीए की रणनीति क्या है? देखिए, हम एनडीए गठबंधन के सभी साथी बूथ स्तर से लेके सेक्टर, ब्लॉक, विधानसभा स्तर तक का संगठन हम लोग सही कर लिए हैं, और हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी चुनाव की घोषणा हो जाए, ताकि जो आप लोगों के दिल में एक संशय बना हुआ है वो संशय खत्म हो जाए। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, विपक्ष हमेशा कहता है कि बाई इलेक्शन सत्ता पक्ष का चुनाव होता है, तो सत्ता तो एनडीए गठबंधन की है। अब इसे समझ जाना चाहिए, ये लोकसभा का चुनाव नहीं है। जनता सब जानती है, वो जानती है कि अगर विपक्ष को जिताएंगे तो विकास नहीं होगा। अभी 2.5 साल का समय है, तो सत्ता पक्ष के एमएलए को जिता देंगे तो कुछ काम धंधा होगा। मायावती का बड़ा ऐलान है कि हरियाणा में गठबंधन है, बाकी राज्य में अकेले चुनाव लड़ेगी। इसमें एनडीए का क्या फायदा, क्या नुकसान? वो खुद मालिक है, उनकी पार्टी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कल उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा हुई, इसके लिए उनको बहुत बधाई। और वो स्वतंत्र हैं, चुनाव न लड़ें, अकेले लड़ें, गठबंधन करें, उसमें किसी का क्या हस्तक्षेप हो सकता है? इंडिया गठबंधन चाहती है, जाति जनगणना चाहती है और आ रही हुई है, इस पे आपका क्या स्टैंड है? हम 22 साल से कहते हैं, हम बराबर कहते आ रहे हैं जातिवाद जनगणना को लेके, लेकिन जब ये सत्ता में रहते हैं, 60 साल कांग्रेस का शासन था, तब ये जातिवाद जनगणना नहीं किए, तब इनको पिछड़े दलित अल्पसंख्यक नहीं दिखाई दिए। 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब ये जातिवाद जनगणना नहीं करा पाए। इन लोगों से तो बढ़िया नीतीश जी थे, जो चाप के करा दिए, चाहे गलता सही लेकिन करा दिए। बिल्कुल, आप देखिएगा ना, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो काम कांग्रेस, सपा, बसपा मिल के देश में सरकार बनाए और नहीं चला पाए, कर पाए। आपने देखा, महिलाओं को आरक्षण मोदी जी ने पास किया, 370 धारा मोदी जी ने किया। उसी तरह जातिवाद जनगणना भी मोदी जी कराएंगे, लिख लीजिए। अयोध्या और मैनपुरी में सपा नेताओं पर रेप का गंभीर आरोप लगा, इसके बाद भी सपा बड़े नेता बचाव में उतर गए, इस पे क्या? भाई, जब उनकी सरकार थी तब उस पार्टी को लोग गुंडों की पार्टी कहते थे, गुंडों की सरकार। तो अब तो नाम आने के बाद तो जो फोटो, चेहरे सब तो बचाव मुद्रा में रहेंगे ही। आखिरी सवाल ये है कि आपकी पार्टी विस्तार की मूड में है, अन्य राज्यों में आपकी क्या तैयारियां चल रही हैं? पूरी तैयारी है। हम लोग बिहार के 38 जिले में, 36 जिले में पूरी तैयारी, संगठन हमारा पूरा हो गया है। महाराष्ट्र में जो बम्बई का इलाका है, जहाँ करीब 22 सीटें हैं, जहाँ उत्तर भारतीय 48 से लेके 50% अकेले हैं, उन 22 सीटों पर हम चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे एनडीए गठबंधन में हमको सीट मिलेगी तो साथ लड़ेंगे, नहीं मिलेगी तो अकेले भी लड़ेंगे। आज कई कार्यकर्ता और कई जनता आपसे मिली है, समस्या के लिए प्रार्थना पत्र दी है, उनके लिए आप क्या? देखिए, जो चीजें मिली हैं, हम लोग यहाँ बैठेंगे गाड़ी में, उसको देखेंगे।
हमारी प्राथमिकता होगी, उस प्रार्थना पत्र को संबंधित विभाग के अधिकारी को भेजेंगे और कहेंगे भी, उनको न्याय दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। योगी सरकार ने लखनऊ मंडल के 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदल दिए, जिसे लेकर समाजवादी पार्टी प्रवक्ता अशोक यादव ने प्रदेश सरकार पर जमकर प्रहार किया है। अशोक यादव का कहना है कि पेपर लीक का दंश झेल रहे अभ्यर्थी मांग रहे इंसाफ, योगी सरकार बदल रही है नाम। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण लूट का दंश झेल रहे लोग मांग रहे इंसाफ, योगी सरकार बदल रही है नाम। प्रदेश के बेरोजगार युवा मांग रहे हैं काम, योगी सरकार बदल रही है नाम। किसान मांग रहे अपनी फसलों का उचित दाम, योगी सरकार बदल रही है नाम। 2027 में नाम बदलने वाली सरकार को बदलकर हालात बदलने वाली अखिलेश सरकार को लाने का मन जनता बना चुकी है और इसका ट्रेलर 2024 लोकसभा चुनाव में दिखा भी चुकी है। पेपर लीक का दंश झेल रहे अभ्यर्थी मांग रहे इंसाफ और योगी सरकार बदल रही है नाम। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के लोग मांग रहे हैं इंसाफ और योगी सरकार बदल रही है नाम। बेरोजगार युवा मांग रहा है काम और योगी सरकार बदल रही है नाम। प्रदेश के किसान मांग रहे अपने फसलों का उचित दाम और योगी सरकार बदल रही है नाम। तो इस नाम बदलने वाली सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता 2027 में बदलने का मूड बना चुकी है, जिसका कि ट्रेलर 2024 के लोकसभा चुनाव में दिख चुका है। और जनता नाम नहीं बल्कि हालात बदलने वाली अखिलेश सरकार को दोबारा से देखना चाह रही है और 2027 में परिवर्तन होके रहे। जनपद में चिटफंड कंपनी बनाकर लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। यहां आरोपियों ने लोगों को 16 साल में 10 गुना पैसे करने का लालच दिया था। जब इस ऑफर के लालच में आकर बड़ी संख्या में लोगों ने पैसे लगा दिए तो लाखों रुपए लेकर कंपनी फरार हो गई। ठगी के शिकार हुए लोगों ने महीनों ऑफिस के चक्कर लगाए, लेकिन पैसे नहीं मिले। दर्जनों निवेशकों का लाखों रुपए जमा कराने के बाद कंपनी फरार हो गई है। पैसा वापसी की चाह में निवेशकों ने धन जमा कराने वाले एजेंट के विरुद्ध बुधवार को जिलाधिकारी को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर गुहार लगाई है। मेघानगर के ग्राम चकिया पोस्ट बचवल के पीड़ित ग्रामीणों ने प्रार्थना पत्र से अवगत कराया है कि इनवल के रहने वाले सुरेश यादव नाम के एजेंट ने सबको भ्रमित करके 2 कंपनी में लोगों का लाखों रुपए फिक्स डिपॉजिट के नाम पर जमा कराया था। अब दोनों कंपनी फरार हो गई। निवेशक जब एजेंट से भुगतान कराने की बात कर रहे हैं तो वह धमकी देते हुए कंपनी से भुगतान लेने की बात कर रहा है। निवेशकों ने बताया कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वे सड़क पर उतरकर आंदोलन करने का काम करेंगे। पड़ोसी भाई है, गांव के पास के ही है, सुरेश यादव, पिता का नाम श्री रामदेव यादव, जो ग्राम इनवल के रहने वाले हैं। उन्होंने किसी कंपनी में ज्वाइन करके एजेंट बने थे और हम लोगों से पैसा लेके बोले हैं कि हम आपका पैसा 15-16 साल में 10 गुना कर रहे हैं। और अभी इधर 3-4 साल से कोई इन्फॉर्मेशन हम लोगों को नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं कंपनी भाग गई और उसी के पीछे हम लोग पड़े हैं। कितने लोगों ने पैसा जमा किया था? सर ऐसे तो 50 लोग हैं हम लोग। अभी नियर अबाउट 25 लाख के आसपास है जी, सबका मिला के। किसी का 1 लाख है, किसी का 50,000, किसी का 80,000, किसी का 2-2.5 लाख भी है। क्या कर रहे हैं अभी मांगने के बाद कुछ साफ उनका जवाब नहीं बोलते। हमको दिए थे, कंपनी भाग गई तो हम क्या कर सकते हैं। आपको वो सर्टिफिकेट तो दिए थे ना। किस कंपनी का सर्टिफिकेट मिला है क्या? अभी सर हमारा जो सर्टिफिकेट है, एक तो यल कमिस्ट कंपनी में पहले काम करते थे, अभी फिर बाद में कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन किए, लुस्टिनेस इंफ्रा करके कुछ है। किस कंपनी को भागने का आरोप है? दोनों कंपनी। जैसे कि आपने पहले भी कुछ सूचना तो मिली, आपकी बातें नहीं समझ रहे हैं जी। थाने थाने पर तहरीर दी गई थी, अभी उधर से कोई सुनवाई नहीं है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोगों के साथ न्याय किया जाए। हम लोगों का मेहनत का पैसा है, कूड़ा कबाड़ा करके, मजदूरी करके, मेहनत करके, कड़क धूप में हम लोग मेहनत करके पैसा एक पैसा करके जोड़ते हैं। और आज हम लोगों के साथ इतना बड़ा जो है कि हादसा हुआ है, हम लोगों के लिए यह जो है बहुत बड़ी बात है, बहुत दुख की बात। नाबालिग किशोरी के अपहरण के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को 3 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 5,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 6 संतोष कुमार यादव ने बुधवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार महनगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में आरोपी दीना सिंह निवासी जियासड़ थाना महनगढ़ की रिश्तेदारी थी। आरोपी दीना सिंह जब अपनी रिश्तेदारी में आता था तब गांव की निवासी 17 वर्षीय पीड़िता से बातचीत करता था। इसी परिचय का लाभ लेकर 9 अप्रैल 2002 को आरोपी दीना पीड़िता बहला फुसला कर भगा ले गया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता विक्रम सिंह पटेल ने पीड़िता के पिता समेत 6 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी दीना सिंह को 3 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 5,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत सीसीएल के प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उन्होंने डीसी एनआरएलएम को बैंक के ब्रांच मैनेजर से समन्वय स्थापित कर सीसीएल के अवशेष आवेदन के लंबित प्रकरण को निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े स्वयं सहायता समूहों के उत्पाद एवं ब्लैक पॉटरी के उत्पादों की ब्रांडिंग सुनिश्चित करते हुए मार्केट भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों द्वारा जैविक खाद से उत्पन्न होने वाले उत्पादों को विक्रय कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता को बेहतर बनाते हुए FSSAI में रजिस्ट्रेशन कराना भी सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने DCLRLM को छोटे स्वयं सहायता समूहों को अच्छे एवं गुणवत्तायुक्त SHG समूहों से टाई अप करके ट्रेनिंग दिलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अच्छे कैंटीन एवं ब्यूटी पार्लर, मसाला निर्माण, सब्जी की दुकान, सिलाई सेंटर, साड़ी बुनाई, बैग निर्माण, बेकरी उत्पादन, बकरी भेड़ मुर्गी बत्तख और मछली पालन, किराना स्टोर, फर्नीचर दुकान, चूड़ी निर्माण, इलेक्ट्रिकल दुकान, दोना पत्तल निर्माण, CIB बोर्ड निर्माण, कपड़े की दुकान एवं अन्य में ट्रेनिंग दिलाकर उनके स्किल को डेवलप कराया जाए। उन्होंने कहा कि मत्स्य पालन करने वाले SHG समूह का KCC कार्ड बनवाएं। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना, LDM, DC NRLM एवं बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।